चंद्रशेखर आजाद जी लोगों को आमंत्रित करते थे। दोस्तों तो अपनी और बात कहूंगा कि नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा, नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा, आसमान में भी भीम जैसा सितारा नहीं देखा। नेता तो हुए बहुत, साहब काशीराम जैसा नेता नहीं देखा। और जिन सड़कों पर चल दिए चंद्रशेखर भाई, उन सड़कों का हमने कभी किनारा नहीं देखा। तो बड़े जयकार के नारों के साथ में भाई को बुलाना चाहूंगा। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए और अपनी बातों रखे। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर संघर्ष करो, मजदूर संघर्ष करो, जिंदाबाद, बस ये बताओ, आवाज इसमें साफ आ रही है, इसमें साफ आ रही है? इसमें साफ आ रही है वो बताओ, इसमें साफ है आवाज? ये बोल के देखना, ये इसमें साफ है? इसका वो कम करो, इको कम कर ले। कौन लगा रहे? बेस बढ़ाओ भैया, इको कम करो, बेस बढ़ाओ। हेलो, अब ठीक है? समझ आएंगे नहीं आगे बताओ। और कम करो इको, अभी भी खड़ी हो रही है आवाज। बेस बढ़ाओ, इको कम करो। जय भीम। चलो ठीक है। हेलो, इससे समझ आ जाएगी? चलो ठीक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शाहपुर का ये ऐतिहासिक गांव, यहाँ उपस्थित इस गांव के ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे छोटे प्यारे भाई, हमारे सामाजिक बुजुर्ग, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, और आज के जो आयोजक हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस गांव में आने का अवसर दिया। जैसा अम्बाल जी ने बताया कि गांव और इसका इतिहास ऐतिहासिक, उन्होंने बाबूजी रामदयाल जी के बारे में बताया कि बाबूजी आपसे निर्विरोध एमपी बने। वो ऐतिहासिक बात है, मुझे भी नहीं पता था, यहीं आके पता लगी। तो इस अच्छे अवसर पे जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरा प्रयास है कि मैं आपको बताऊं जो देश में चल रहा है, क्योंकि जब आप उसको जान जाओगे तभी शायद आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष इस देश में जन्मे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कमजोरों, गरीबों, बेसहारों, परेशान, शोषितों, वंचितों के उद्धार में लगाया, मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं तो जब आज देख रहा था कि इधर तो बहुत धूप है, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो टेंट छोटा है, तो यहाँ तो टेंट लग गया, लेकिन इधर वाले लोग धूप में। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि वो धूप में भी डटे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन मैंने भी शाहपुर आज पहली बार देखी। जब मैं आया तो साथियों ने कहा पहले बाबा साहब की मूर्ति वहां लगी, पहले वहां चलो, पहले बाबा साहब को माला चढ़ाओ। तो भाई मैंने माला चढ़ा। फिर मैं इधर आया तो फिर हमारे साथियों ने कहा सतगुरु जी का मंदिर है, पहले माथा टेको। तो मैं वहां माथा टेकने चला गया। फिर उन्होंने कहा चलो मंच में चलो, तो फिर मैं मंच पे आ गया। तो मैंने तो आपकी सारी बात मानी, जो जो बातें आपने मुझे कही तो मैंने आपकी सारी बात मानी। मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया। लेकिन कल मैं वहां शुक्रताल था सत्संग में, और एक बात मैंने वहां कही, प्रयास करना कि आगे जो मीटिंग हो गुरु घरों में ना। गुरु घरों का एक मान होता है, एक सम्मान होता है, एक मर्यादा होती है। आप किसी के भी गुरु घर में जाना, वो अपने सर पे जब जाता है गुरु घर में अपने सर को उठाता है। ये भी हमारा गुरु घर, ये हमारा गौरव है, सम्मान। क्या तो हम यहाँ बैठे तो मर्यादा में बैठे, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे आम लोग हो, कोई भी। और अगर हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे? मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। जब आदमी मर्यादा में रहता है तो उससे गलतियां कम होती है, और जब मर्यादा में रहता है तो वो सच्चाई को नहीं भूलता है। आपने देखा हमारे लोगों में को सुधार करना चाहिए। मैं पहले एक सामाजिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उदय ही सामाजिक आंदोलन के खिलाफ, सामाजिक आंदोलन को चलाते हुए और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हुआ। आप मुझे लड़ने वाले लोग जानते हैं। जो कौम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते में 36 का वजूद मिट जाता है, मेरी बात को याद रखना। मैंने इतिहास पढ़ा, इतिहास, मैं इतिहास का स्टूडेंट भी हूं। अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन राज की कल्पना अगर किसी गुरु, संत, महापुरुष, किसी विद्वान ने की है तो वो संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास महाराज ने की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, यूएनओ के चार्टर में लिखा गया कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसने ऐसे राज की कल्पना की हो जहां सबके लिए समानता, भाईचारा, सबके लिए खाने पीने और तमाम तरह के भय से मुक्ति हो। तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज का वो नारा है जो उन्होंने दिया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सर्वनु अन्न और छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे बसे। उसी नारे से प्रभावित होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान से जीने और अंतिम व्यक्ति को भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने, आगे बढ़ने का अवसर दिया। पूरा संविधान हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पे लिखा गया। क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं ना, हमने संविधान पढ़ा कि हमारे अधिकार क्या है, इसलिए हमें जानकारी नहीं, इसलिए दुश्मन हमारे अधिकार छीन रहा। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूँ। मुझे लगता है कि अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए हो। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में। जानकारी है आप लोग? 14 अगस्त 1947 को हम लोग देश के गुलाम थे, अंग्रेजों। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। हम गुलामी से आजाद तो हुए, लेकिन अधिकार नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं था उनको पैसा नहीं मिला, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन नहीं मिली, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार नहीं मिला, जिनके पास बिजनेस नहीं था उनको बिजनेस नहीं मिला। अमीर अमीर रहा, गरीब गरीब रहा। अंग्रेजों ने एक शर्त रखी जाते वक्त कि देश में जाति के आधार पर बड़ी गैर बराबरी, छुआछूत है, अन्याय अत्याचार होते हैं, कुरीतियां हैं, इनको कैसे समाप्त करोगे, अपने व्यक्ति को कैसे लाओगे उसका धारण। तो उन्होंने शर्त रखी कि भाई देश को चलाने के लिए आप संविधान बनाओ। हम तब तक इस देश को सही रूप से आजाद नहीं मानेंगे जब तक इस देश में संविधान लागू नहीं। सारे विद्वान पूरी दुनिया में घूमते रहे, जाति के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर को
स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों के कहने पे ये बात मानी गई कि भारत में अगर सबसे ज्यादा विद्वान कोई व्यक्ति है जो भारत का संविधान लिख सकता है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस आधार पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने अनुभव के आधार पे संविधान को लिखने का मौका मिला और फिर 2 साल लगभग 3 साल में आजाद भारत का संविधान लिखा गया। वो संविधान जो हिंदू को अपने धार्मिक आयोजन करने, अपने रीति रिवाजों से जीने की, मुसलमान को अपने धार्मिक आयोजन करने, अपने रीति रिवाज से जीने की, जैन को, सिख को, बौद्ध को, क्रिश्चियन को, तमाम लोगों को अपने धर्म के आधार पे, अपने रीतियों के आधार पे आगे बढ़ने की, सम्मान से जीने का अवसर देता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि गरीब को गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, अब अवसर था कि गरीब लोगों को ताकतवर कैसे बनाया जाए, उनको अवसर कैसे दिए जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। फिर संविधान में प्रावधान थे, उन संविधान के प्रावधान के जरिए आगे बढ़ने के अवसर शुरू हुए। आरक्षण व्यवस्था में नौकरी मिली, सरकारें बनने की जमीन मिली और तमाम तरह के अवसर मिले। लेकिन क्योंकि देश में हमारी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है और रिसोर्स साधन इस देश में कम थे, मैं अगर साधारण भाषा में समझाऊं कि एक आदमी में 100 रुपए थे और बच्चे उसके घर में परिवार के लोग 10 थे, तो 10 रुपए हिस्से में आ सकते थे। इसलिए सब लोगों को वो सुविधाएं अवसर नहीं मिले जिनसे सब लोग सम्मान से जी सके और अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सके। इसके लिए शर्त यह रखी गई कि हम संविधान में जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए जिससे कि अंतिम व्यक्ति को अवसर मिलेंगे, उनको हम लागू कराएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर को ये भरोसा था कि मैंने जो वोट की ताकत अपने 4 बच्चों की कुर्बानी करके इनको दिलाई है, ये अपनी वोट की वैल्यू समझ के अपनी वोट को संगठित करके एक दिन देश की राज्य व्यवस्था में काबिल हो जाएंगे और उस राज्य व्यवस्था के जरिए, क्योंकि कानून को लागू कराने की ताकत उनके हाथ में है जिनकी सत्ता है, नया कानून बनाने की ताकत उनके हाथ में है जिनकी सत्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर को एक भरोसा था कि हमारे लोग संविधान के जरिए जो संवैधानिक अधिकार वोट मिली है, इस वोट के जरिए अपनी वोट को संगठित करके, एकजुट करके देश में राज करेंगे और अपने लोगों के लिए नए कानून बनाएंगे, अधिकार प्राप्त करेंगे। बुरा ये हुआ कि 20 साल तक हम इस बारे में सोच नहीं पाए, क्योंकि हम तो रोजी रोटी के बारे में सोच रहे थे कि हमारा पेट कैसे भरेगा। 20 साल के लगभग बाद में एक महापुरुष जन्मे, महापुरुष आंदोलन में आए जिनका नाम है माता काशीनाथ साहब। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और गांव-गांव जाके साइकिल, पैदल, ट्रेन से, बस से समाज को समझाना शुरू किया और फिर एक क्रांति शुरू हुई। वो क्रांति जिसने गरीबों को भी एहसास कराया कि गरीबों का भी राज आ सकता है, गरीबी स्वाभिमान सम्मान के साथ जी सकता है, उसको भी अधिकार मिल सकता है। लेकिन 2006 में उनके जाने के बाद आज 2023 चल रहा, 17 साल हो गए, तुम्हारी बड़ी बड़ाई ताकत 0 हो गई, तुम्हारी सारी उम्मीदें पानी फिर गया। अब पिछले 2015 लगातार 7-8 साल से आपके बीच के, आपके घर के, परिवार के, आपके अपना बेटा, भाई, भतीजा, ये भीम आदमी के नौजवान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं गर्व करता हूं कि देश में आज अगर कहीं का न्याय होता है तो सबसे पहले आदमी भीम आदमी के लोग प्रयास करता है कि भीम आदमी के लोग आए और उसकी मदद कराए, क्योंकि कानून तो है लेकिन कानून सत्ता में बैठे के लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अन्याय होने की कार्रवाई नहीं होती। इससे कई उदाहरण मैंने आपको बताया लगातार कि जब हाथरस में इतना बड़ा अन्याय हुआ तो सरकार ने तो मना कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बयान दिया कि कोई इस तरह का अपराध नहीं हुआ।
सत्ता में वो लोग बैठे। मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तो आपका कोई भी अधिकार देश में सुरक्षित नहीं। जो अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर अपने 64 बच्चों को कुर्बानी दिलाते लेके गए थे, वो अधिकार आज लगभग छिन चुके हैं। पहले बजट बनता था, बजट समझते हो क्या होता है? गांव के लोगों को समझो, तुम देश को राजस्व देते, तुम टैक्स देते हो, आर्थिक व्यक्ति टैक्स देता है। बजट होता है लेना और देना। जो टैक्स हम लोग देते हैं वो सरकार के खाते में जाता है, जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो सरकार के खाते में जाती है। वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम लोग बजट बोलते हैं। फिर उसको लागू करना, उसको देना, जनता से लेकर जनता को पैसा अनेक मदों के जरिए पहुंचाने का काम है बजट। इसकी जिम्मेदारी किस पे है? सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जैसे विधानसभाओं में विधायक होते हैं, गांव में प्रधान होते हैं, ब्लॉकों में प्रमुख होते हैं, लोकसभा में सांसद होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उनका काम है कि जो पैसा जनता ने दिया उस पैसे को जनता के हितों में लाभ, उसको उस पैसे को खर्च करने का काम करे, उसकी योजना बनाए। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? जो पैसा हम सरकार को देते हैं उसके जरिए अपने घर बढ़ने का काम कर रही है, या अपने चंद पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप लोग यहाँ उपस्थित नौजवान यहाँ खड़े, बताओ कि आपको सरकार रोजगार दिया? सरकार नहीं दिया। कितने लोग बेरोजगार है? जरा हाथ उठाना नौजवान। 90% नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा है और सरकार कह रही है पढ़ो। अब हमने पढ़ाई कर ली है, हम कहाँ जाए? माँ ने अपने जेवर बेच दिए, पिता ने जमीन गिरवी रख दी, कर्ज ले लिया, पढ़ाया, अभी बच्चा घर घूम रहा है। और माँ क्या करे, पिता क्या करे, बहनें क्या करे? क्योंकि सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि तो रोजगार देना। सरकार ये चाहती है कि गरीब और गरीब हो जाए और रोजी रोटी खा के सिर्फ हमारे लेबर उनके मजदूर बन के काम करें। ये लड़ाई मजदूरों से मालिक बनने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में क्योंकि मैंने लड़ाई समझी बड़ी जिम्मेदारी से, मैं इस लड़ाई को कामयाब होकर देखना चाहता हूँ कि जिनके हाथ आज खाली है कल उनके हाथों में इतनी ताकत हो कि वो हर गरीब का हाथ पकड़ सके, उसके आंसू छू सके। एक तरफ पैसे वालों की सियासत चल रही है, वो पैसे के आधार पर आते हैं, गरीबों में पैसा बांटते हैं, सरकारें राशन बांटती है और उनकी करोड़ों रुपए से भी महंगी वोट को छीनने का काम, लूटने का काम करती है। और फिर चुनाव के बाद क्या आप गांव में राशन मिल रहा है? आप लोगों को बंद हो गया, मिल रहा है, बंद हो गया, बंद हो गया। अभी चुनाव आने वाला, फिर आ जाएगा राशन, क्योंकि आपकी वोट उन्हें छीननी है। आप ये सोचो, जिस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, मेरे जैसे बच्चे, आपके घरों में जो बच्चे, उसको आप अनाज पे बेचने का काम करोगे? ये तो महापुरुषों के साथ कितनी बड़ी गद्दारी होगी अगर हम चंद पैसे शराब या राशन के चक्कर में अपनी कीमती वोट को देंगे और फिर हम लोग ये सोचे कि हमारा भला कर देगा। आप बताओ, 70 साल से ज्यादा हो गया आजाद हुए, आपकी गरीबी किसने खत्म की? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो आपके बच्चे रोटी खा लेंगे? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे आपके बच्चों का इलाज हो जाएगा? आपके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसे मिल जाएंगे? तो फिर सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? आपको ये भी जानकारी नहीं है। आप जो माटी खरीदते हो उस पर भी टैक्स जाता है, आप जो कपड़ा खरीदते हो उस पर भी टैक्स जाता है, मैंने जो चप्पल खरीदी है इस पर भी टैक्स जाता है, मैंने जो शर्ट खरीदी इस पर भी टैक्स जाता है, आपने मोबाइल फोन खरीदा उस पर भी टैक्स जाता है, आपके बिजनेस का तमाम जो है हर सामान पर टैक्स जाता है। सरकार हमसे देती तो सब कुछ है मगर देती तो कुछ नहीं। और हमारे पैसे को देखो, बजट की बात समझो, इस बात को, हमसे लिए गए पैसे को हम पे लगा के एहसान दिखाते हैं, हम तुम्हें राशन दे रहे, हम तुम्हें पढ़ने के अवसर दे रहे, हम तुम्हारे लिए सड़क बना रहे,
हम तुम्हें बिजली पानी दे रहे हैं, पैसा तुम्हारा है और वो तुम्हारे पैसे को जैसे तुमने किसी को पैसा दे दिया कि भाई तुम मेरे पैसे से मेरा काम कर दो, तो मालिक कौन हुआ? तुम या वो काम करने वाला? कौन हुआ मालिक? बताओ। जब मालिक तुम हो तो मालिक वो खुद को क्यों समझ रहे हैं? आपका पैसा टैक्स में दे लेके आपको कीड़े मकोड़े समझने वाली सरकारों को सबक सिखाने का समय आ गया। उन सरकारों को, उन नेताओं को, उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया जो आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिनको नहीं फर्क पड़ता कि किसान मजदूर किस तरह से अपने हक अधिकारों के लिए खेत में परेशान। तुम पता क्यों घूमते हो? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई। किसी अमीर के बेटे खड़ा करोगे, घूमने 1 मिनट नहीं खड़ा कर पाएगा, खड़े करके देखो। तुम किसान कमेरे मजदूरों के बेटे हो, तुम गरीब के बेटे हो, तुम मेहनत करते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर को जोड़ नहीं पड़ेगा, इसलिए खड़े हो सकते हो। क्योंकि मैं तुम्हें से एक और तुम्हें आती हूँ। तुम खेत में काम करते हो, तुम मजदूरी करते हो, तुम फसला उठाते हो, तुम तमाम तरह की मुसीबतें देखते हो, तब तुम्हारे पेट में रोटी आती है, तुम्हारा पेट भूखा है, इसलिए खड़े हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए खड़े हो। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता, इसलिए खड़े हो। मैं ये बताने के लिए आपको आया कि ये अमीर आपका कोई भला नहीं कर सकते। इनके घर भरे में है, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अगर गरीबों को अपने बारे में सोचना है तो उनको अपने बीच से रोक खड़ा करना पड़ेगा। जब आपके घर से कोई नहीं खड़ा होगा तो आपके घर में बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए आपको फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इस अधिकारों को जो बाबा साहब लेकर जाए लिखते में देख रहा हूँ, क्योंकि आपने ताकत उनको दी है जो पैसे वाले लोग हैं। जिसको आपने ताकत देकर भेजा, कभी आपके गांव में मदद कराने, आपकी बताना जरा मुझे, आप तमाम लोग बताओ शाहपुरा के, कभी आपके सबकी लड़ाई करने आया जिसको वोट देके भेजा आया? तो क्या आपका उसका वोट का रिश्ता था? आपको सोचना चाहिए, जिसको आपने ताकत दी उसने बुला के कभी आपकी तरफ नहीं देखा। इसका मतलब वो आपसे कोई मतलब रखता था, उसका मतलब हल हो गया। अब फिर मतलब आगे पूरा जाएगा आपके बीच। मुझे तो जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि मैं तो पिछले 10 साल से 11 जनवरी 2013 जिस दिन मैंने अपने पिता को अपने हाथों में खोया, क्योंकि मैं गरीब था, अपने पिता का इलाज नहीं करा था, उसी से तय करके निकला था कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि कोई गरीब अपने पिता को, अपनी बहन को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को इतने ना खोजे कि वो इलाज न करा पाए। 2013 से लेकर 2023 साढ़े 10 साल हो गए पूरे। सड़कों की खाक छानते हुए इस उम्मीद से कि आज हिंदू पर नया समाज जो है बहुजन समाज समझदार है, ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अच्छे लोगों को चुनेगा। मैंने यहाँ ये जो नौजवान साथी हमारे बैठे हैं, आपने इनको इज्जत दी, आपने इनको लड़ने का हौसला दिया, आपने इनको जिला पंचायत बनाया। मैंने इनसे कहा कि प्रयास करना कि जिस जिला पंचायत से तुम जीत के आए उन सारे गांव में जो भी तुमसे भले को काम कराना, तुम दूसरे लोगों से बेहतर काम करा के दिखाना कि तुम्हें अगर अवसर मिलेगा तो फिर किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गरीब के बेटे, इन्हें आपने आगे बढ़ाया तो आज इनके हाथ में ताकत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे, मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे, मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका देंगे, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि आपको कुचल दिया जाए और आप पे जो अधिकार है। अब एक नई स्कीम आई है, जरा चेक करवाना अपने आसपास। जो जमीनें पूर्व की सरकारों ने हमारे लोगों को दी पट्टे के रूप में, आज की जो सरकार है जो कहती है कि हम सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो इन जमीनों को छीनने का काम कर रही है, कहेंगे ये सरकार की जमीनें। जब वो जमीनें हमें दी गई तब वो बंजर थी, हमारे लोगों ने खून पसीना बहाया, जमींदार की लाठी खाई, मुसीबतें झेली, उसकी मट्टी हटाई, उसमें फावला चलाया। आज हमने उसको हल जोड़ जोड़ के अपनी मेहनत से तैयार कर दिया। आज सरकार कहती जमीन वापस करो, और अगर जमीन ले भी रही तो उसके बदले में जमीन भी ले रही ना मुआवजा दे रही। हमने जगह जगह से डाटा इकट्ठा किया कि ये अन्याय नहीं होने देगा। आज भी देश में मध्य प्रदेश का कच्चे मकान लोगों के, अभी नगर पंचायत का चुनाव आ गया आपके यहाँ पे, नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव, अभी मैंने कल हम लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। सरकार ने हमें दिया, हमारा 4 सीट बैठती है लोग उसकी मेयर की। तुम नौजवान सुनो,
4 सीट बैठती है मेयर की, हमारी सरकार ने भी 2। हमारी नगर पालिका की सीट बैठती है 114, आज तक सरकार ने दी 42। हमारी नगर पंचायत की सीट बैठती है 114, इन्होंने दी हमें 72। इन्होंने हमारा अधिकार मुल्क में काम किया, किसी नेता को फर्क नहीं पड़ा। बताओ फर्क पड़ा किसी का? एक स्टेटमेंट आया तो बताओ, तुम जो लोग पढ़े लिखे लोगों को बताओ कि तुम्हारी इतनी सीटें छीन ली गई, वहां किसी गरीब का बेटा आरक्षित सीट पे दलित वर्ग का बच्चा खड़ा होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ता, किसी को फर्क पड़ा? किसी को नहीं पड़ा। कल हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में और हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। हम अपने उन सीटों को वापस लेके आएंगे और अपने सरकार के नाम पे काम कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताने के लिए आपके आपकी नौकरी छीन रही है, आपका आरक्षण छीन रहा है, आपकी जमीन छीन रही है, आपकी पढ़ाई छीन रही है, आपका रोजगार छीन रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप कामयाब होंगे। एक और बहुत जरूरी बात जो मेरी अपील की आपको, ये भारत एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन मेरी एक शिकायत इसलिए कि भारत का संविधान ये आजादी देता है कि सब लोग अपने धर्मों को माने, सब लोग अपने धर्मों को त्योहारों का आयोजन करें, आगे बढ़े। भारत का संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान से जीने का अवसर देता है। और मुझे मेरे महापुरुषों ने सिखाया कि अगर किसी भी गरीब के साथ अन्याय हो, किसी के साथ भी हो, तो ये समझाया कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लोगों को आमंत्रित करते हुए 2 शब्द में अपनी और बात कहूंगा कि नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा, नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा, आसमान में भी भीम जैसा सितारा नहीं देखा। नेता तो हुए बहुत, साहब काशीराम जैसा नेता नहीं देखा। और जिन सड़कों पर चल रही चंद्रशेखर भाई, उन सड़कों का हमने कभी किनारा नहीं देखा। तो बड़े जयकार के नारों के साथ में भाई को बुलाना चाहूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए और अपनी बातों रखे। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बस ये बताओ, आवाज इसमें साफ आ रही है, इसमें साफ आ रही है? इसमें साफ आ रही है वो बताओ, इसमें साफ है आवाज? ये बोल के देखना, या इसमें साफ है? इसका वो कम करो, इको कम बोले। कौन चला रहा है? बेस बढ़ाओ भैया, इको कम करो, बेस बढ़ाओ। हेलो, अब ठीक है? समझ आएंगे नहीं आगे बताओ। और कम करो इको, अभी भी खड़ी हो रही है आवाज। बेस बढ़ाओ, इको कम करो। जय भीम। चलो ठीक है। हेलो, इससे समझ आ जाएगी? चलो ठीक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शाहपुर का ये ऐतिहासिक गांव, यहाँ उपस्थित इस गांव के ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे छोटे प्यारे भाई,
हमारे सम्मानित बुजुर्ग, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, और आज के जो आयोजक हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस गांव में आने का अवसर दिया। जैसा अम्बाल जी ने बताया कि गांव और इसका इतिहास ऐतिहासिक, उन्होंने बाबूजी रामदयाल जी के बारे में बताया कि बाबूजी यहाँ से निगरोध MP बने। वो ऐतिहासिक बात है, मुझे भी नहीं पता था, यहीं आके पता लगी। तो इस अच्छे अवसर पे जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरा प्रयास है कि मैं आपको बताऊं जो देश में चल रहा है, क्योंकि जब आप उसको जान जाओगे तभी शायद आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं समय पे जो संत गुरु महापुरुष इस देश में जन्मे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कमजोरों, गरीबों, बेसहारों, परेशान, शोषितों, वंचितों के उद्धार में लगाया, मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं तो जब आज देख रहा था कि इधर तो बहुत धूप है, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो टेंट छोटा है, तो यहाँ तो पेन लग गया, लेकिन इधर वाले लोग धूप में। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि वो इस धूप में भी डटे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनका प्यार है कि वो डटे रहे, वरना मैं अपने लोगों को जानता हूँ, बड़े स्वाभिमानी लोग, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते नहीं, अगर चिट्ठी ना है किसी के यहाँ नहीं जाते। लेकिन मैंने भी शाहपुर आज पहली बार देखी। जब मैं आया तो साथियों ने कहा पहले बाबा साहब की मूर्ति वहां लगी, पहले वहां चलो, पहले बाबा साहब को माला चढ़ाओ। तो भाई मैंने माला चढ़ा दी। फिर मैं इधर आया तो फिर हमारे साथियों ने कहा सतगुरु जी का मंदिर है, पहले माथा टेको, तो मैं वहां माथा टेकने चला गया। फिर उन्होंने कहा चलो मंच पर चलो, तो फिर मैं मंच पर आ गया। तो मैंने तो आपकी सारी बात मानी, जो बातें आपने मुझे कही, तो मैंने आपकी सारी बात मानी, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया। लेकिन कल मैं वहां शुक्रताल था सत्संग में, और एक बात मैंने वहां कही, प्रयास करना कि आगे जो मीटिंग हो गुरु घरों में ना हो। गुरु घरों का एक मान होता है, एक सम्मान होता है, एक मर्यादा होता है। आप किसी के भी गुरु घर में जाना, वो अपने सर पे जब जाता है गुरु घर में, अपने सर को ढकता है। ये भी हमारा गुरु घर, ये हमारा गौरव है, सम्मान। क्या तो हम यहाँ बैठते तो मर्यादा में बैठे, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे आम लोग हो, कोई भी। और अगर हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे? मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। जब आदमी मर्यादा में रहता है तो उससे गलतियां कम होती है, और जब वो मर्यादा में रहता है तो वो सच्चाई को नहीं भूलता है। आपने देखा हमारे लोगों में को सुधार करना चाहिए। मैं पहले एक सामाजिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उदय ही सामाजिक आंदोलन के खिलाफ, सामाजिक आंदोलन को चलाते हुए और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हुआ। आप मुझे लड़ने वाले लोग जानते हैं। जो कौम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलती, उसका वजूद मिट जाता। मेरी बात को याद रखना। मैंने इतिहास पढ़ा, इतिहास, मैं इतिहास का स्टूडेंट भी हूं। अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन राज की कल्पना अगर किसी गुरु, संत, महापुरुष, किसी विद्वान ने की है, तो वो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज ने की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, यूएनओ के चार्टर में लिखा गया कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसने ऐसे राज की कल्पना की हो जहां सबके लिए समानता, भाईचारा, सबके लिए खाने पीने और तमाम तरह के भय से मुक्ति हो, तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज का वो नारा है जो उन्होंने दिया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सर्वनु अन्न और छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे।
विचारधारा से प्रभावित होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान से जीने और अंतिम व्यक्ति को भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आगे बढ़ने का अवसर दिया। पूरा संविधान हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा पे लिखा गया, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं ना, हमने संविधान पढ़ा कि हमारे अधिकार क्या है, इसलिए हमें जानकारी नहीं, इसलिए दुश्मन हमारे अधिकार छीन रहा। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूँ। मुझे लगता है कि अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए हो। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में जानकारी है आप लोग? 16 अगस्त 1947 को हम लोग देश के गुलाम ठीक है अंग्रेजों। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। हम गुलामी से आजाद तो हुए, लेकिन अधिकार नहीं। जिनके पास पैसा नहीं था उनको पैसा नहीं मिला, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन नहीं मिली, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार नहीं मिला, जिनके पास बिजनेस नहीं था उनको बिजनेस नहीं मिला। अमीर अमीर रहा, गरीब गरीब रहा। अंग्रेजों ने एक शर्त रखी जाते वक्त कि देश में जाति के आधार पर बड़ी गैर बराबरी, छुआछूत है, अन्याय अत्याचार होते हैं, कुरीतियां हैं, इनको कैसे समाप्त करोगे, अपने व्यक्ति को कैसे लाओगे मुख्य धारा। तो उन्होंने शर्त रखी कि भाई देश को चलाने के लिए आप संविधान बनाओ। हम तब तक इस देश को सही रूप से आजाद नहीं मानेंगे जब तक इस देश में संविधान लागू नहीं। सारे विद्वान पूरी दुनिया में घूमते रहे, जाति के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों के कहने पे ये बात मानी गई कि भारत में अगर सबसे ज्यादा विद्वान कोई व्यक्ति है जो भारत का संविधान लिख सकता है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस आधार पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने अनुभव के आधार पे संविधान को लिखने का मौका मिला और फिर 2 साल वो संविधान जो हिंदू को अपने धार्मिक आयोजन करने, अपने रीति रिवाजों से जीने की, मुसलमान को अपने धार्मिक आयोजन करने, अपने रीति रिवाज से जीने की, जैन को, सिख को, बौद्ध को, क्रिश्चियन को, तमाम लोगों को अपने धर्म के आधार पे, अपने रीतियों के आधार पे आगे बढ़ने की, सम्मान से जीने का अवसर देता। अब जैसा मैंने आपको बताया कि गरीब को गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, अब अवसर था कि गरीब लोगों को ताकतवर कैसे बना जाए, उनको अवसर कैसे दिए जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। फिर संविधान में प्रावधान थे, उन संविधान के प्रावधान के जरिए आगे बढ़ने के अवसर शुरू हुए। आरक्षण व्यवस्था में नौकरी मिली, सरकारें बनने पर जमीन मिली और तमाम तरह के अवसर मिले। लेकिन क्योंकि देश में हमारी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है और रिसोर्स साधन इस देश में कम थे, मैं अगर साधारण भाषा में समझाऊं कि एक आदमी में 100 रुपए थे और बच्चे उसके घर में परिवार के लोग 10 थे, तो 10 रुपए हिस्से में आ सकते थे। इसलिए सब लोगों को वो सुविधाएं अवसर नहीं मिले जिनसे सब लोग सम्मान से जी सके और अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सके। इसके लिए शर्त यह रखी गई कि हम संविधान में जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए जिससे कि अंतिम व्यक्ति को अवसर मिलेंगे, उनको हम लागू कराएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर को यह भरोसा था कि मैंने जो वोट की ताकत अपने 4 बच्चों की कुर्बानी करके इनको दिलाई है, ये अपनी वोट की वैल्यू समझ के अपनी वोट को संगठित करके एक दिन देश की राज व्यवस्था में काबिल हो जाएंगे और उस राज व्यवस्था के जरिए, क्योंकि कानून को लागू कराने की ताकत उनके हाथ में है जिनकी सत्ता है, नया कानून बनाने की ताकत उनके हाथ में है जिनकी सत्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर को यह भरोसा था कि हमारे लोग संविधान के जरिए जो संवैधानिक अधिकार वोट मिली है, इस वोट के जरिए
राज करेंगे और अपने लोगों के लिए नए कानून बनाएंगे, अधिकार प्राप्त करेंगे। बुरा ये हुआ कि 20 साल तक हम इस बारे में सोच नहीं पाए, क्योंकि हम तो रोजी रोटी के बारे में सोच रहे थे कि हमारा पेट कैसे है। 20 साल के लगभग बाद में एक महापुरुष जन्मे, महापुरुष आंदोलन में है जिनका नाम है माता काशीनाथ साहब। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और गांव-गांव जाके साइकिल, पैदल, ट्रेन से, बस से समाज को समझाना शुरू किया और फिर एक क्रांति शुरू हुई। वो क्रांति जिसने गरीबों को भी एहसास कराया कि गरीबों का भी राज आ सकता है, गरीबी स्वाभिमान सम्मान के साथ जी सकता है, उसको भी अधिकार मिल सकता है। लेकिन 2006 में उनके जाने के बाद आज 2023 चल रहा, 17 साल हो गए, तुम्हारी बड़ी बड़ी ताकत जीरो हो गई, तुम्हारी सारी उम्मीदें पानी फिर गया। अब पिछले 2015 लगातार 7-8 साल से आपके बीच के, आपके घर के, परिवार के, आपके अपना बेटा, भाई, भतीजा, ये भी आदमी के नौजवान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं गर्व करता हूं कि देश में आज अगर कहीं का न्याय होता है तो सबसे पहले आदमी भीम के लोग को याद करता है कि भीम के लोग आए और उसकी मदद कराए, क्योंकि कानून तो है, लेकिन कानून सत्ता में बैठे के लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अन्याय होने की भी कार्रवाई नहीं होती। इससे कई उदाहरण मैंने आपको बताया लगातार कि जब हाथरस में इतना बड़ा अन्याय हुआ तो सरकार ने तो मना कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बयान दे दिया कि कोई इस तरह का अपराध नहीं हुआ। बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, सीबीआई ने पहले मुकदमा लिखा उन धाराओं में। पहले दिन से सरकार लगी हुई थी कि किस तरह से न्याय ना हो। अंत तक सरकार ने अपराधियों को बचाने का काम किया, क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तो आपका कोई भी अधिकार इस देश में सुरक्षित नहीं। जो अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चे कुर्बानी दिला के लेके गए थे, वो अधिकार आज लगभग छिप चुके हैं। पहले बजट बनता था, बजट समझते हो क्या होता है? गांव के लोगों समझो, तुम देश को राजस्व देते हो, तुम टैक्स देते हो, आर्थिक व्यक्ति टैक्स देता है। बजट होता है लेना और देना। जो टैक्स हम लोग देते हैं वो सरकार के खाते में जाता है, जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो सरकार के खाते में जाती है। वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम लोग बजट बोलते हैं। फिर उसको लागू करना, उसको देना, जनता से लेकर जनता को पैसा अनेक मदों के जरिए पहचाने का काम है बजट। इसकी जिम्मेदारी किस पे है? सरकार के नुमाइंदे होते, जैसे विधानसभाओं में विधायक होते, गांव में प्रधान होते, ब्लॉकों में प्रमुख होते हैं, लोकसभा में सांसद होते, मिनिस्टर होते, मुख्यमंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। उनका काम है कि जो पैसा जनता ने दिया उस पैसे को जनता के हितों में लाभ, उसको उस पैसे को खर्च करने का काम करे, उसकी योजना बनाए। लेकिन आज सरकारें क्या कर रही है? जो पैसा हम सरकार को देते हैं उसके जरिए अपने घर बढ़ने का काम कर रही है, या अपने चंद पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप लोग यहाँ उपस्थित नौजवान यहाँ खड़े, बताओ कि आपको सरकार रोजगार दिया? सरकार कितने लोग बेरोजगार है? जरा हाथ उठाना नौजवान। 90% नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा है और सरकार कह रही है पढ़ो। अब हमने पढ़ाई कर ली है, हम कहाँ जाए? माँ ने अपने जेवर बेच दिए, पिता ने जमीन गिरवी रखी, कर्ज ले लिया, पढ़ाया, अभी बच्चा घर घूम रहा है। और माँ क्या करे, पिता क्या करे, बहनें क्या करे? क्योंकि सरकार को तो दिखाई नहीं दे रहा कि तो रोजगार देना। सरकार ये चाहती है कि गरीब और गरीब हो जाए और रोजी रोटी खा के सिर्फ हमारे लेबर उनके मजदूर बन के काम करे। ये लड़ाई मजदूरों से मालिक बनने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में क्योंकि मैंने लड़ाई समझी बड़ी जिम्मेदारी से, मैं इस लड़ाई को कामयाब होते देखना चाहता हूँ।
कि जिनके हाथ आज खाली हैं, कल उनके हाथों में इतनी ताकत हो कि वो हर गरीब का हाथ पकड़ सके, उसके आंसू छू सके। एक तरफ पैसे वालों की सियासत चल रही है, वो पैसे के आधार पर आते हैं, गरीबों में पैसा बांटते हैं, सरकारें राशन बांटती है और उनकी करोड़ों रुपए से भी महंगी वोट को छीनने का काम, लूटने का काम करती है। और फिर चुनाव के बाद क्या आप गांव में राशन मिल रहा है? आप लोगों को बंद हो गया, मिल रहा है? बंद हो गया, बंद हो गया। अभी चुनाव आने वाला, फिर आ जाएगा राशन, क्योंकि आपकी वोट उन्हें छीननी है। आप ये सोचो, जिस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी हो, मेरे जैसे बच्चे, आपके घरों में जो बच्चे, उसको आप अनाज पे बेचने का काम करोगे? ये तो महापुरुषों के साथ कितनी बड़ी गद्दारी होगी अगर हम चंद पैसे शराब या राशन के चक्कर में अपनी कीमती वोट को देंगे और फिर हम लोग ये सोचे कि हमारा भला कर देगा। आप बताओ, 70 साल से ज्यादा हो गया आजाद हुए, आपकी गरीबी किसने खत्म की? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो आपके बच्चे रोटी खा लेंगे? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे आपके बच्चों का इलाज हो जाएगा? आपके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसे मिल जाएंगे? तो फिर सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? आपको ये भी जानकारी नहीं है। आप जो माचिस खरीदते हो उस पर भी टैक्स जाता है, आप जो कपड़ा खरीदते हो उस पर भी टैक्स जाता है, मैंने जो चप्पल खरीदी है इस पर भी टैक्स जाता है, मैंने जो शर्ट खरीदी इस पर भी टैक्स जाता है, आपने मोबाइल फोन खरीदा उस पर भी टैक्स जाता है, आपके बिजनेस का तमाम जो है हर सामान पर टैक्स जाता है। सरकार हमसे देती तो सब कुछ है, मगर देती तो कुछ नहीं। और हमारे पैसे को देखो, बजट की बात समझो, इस बात को, हमसे लिए गए पैसे को हम पे लगा के एहसान दिखाते हैं, हम तुम्हें राशन दे रहे, हम तुम्हें पढ़ने के अवसर दे रहे, हम तुम्हारे लिए सड़क बना रहे, हम तुम्हें बिजली पानी दे रहे। पैसा तुम्हारा है और वो तुम्हारे पैसे को, जैसे तुमने किसी को पैसा दे दिया कि भाई तुम मेरे पैसे से मेरा काम कर दो, तो मालिक कौन हुआ? तुम या वो काम करने वाला? कौन हुआ मालिक? बताओ। जब मालिक तुम हो तो मालिक वो खुद को तुम समझ रहे हैं। आपका पैसा टैक्स के जरिए लेके आपको कीड़े मकोड़े समझने वाली सरकारों को सबक सिखाने का समय आ गया। उन सरकारों को, उन नेताओं को, उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया जो आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिनको नहीं फर्क पड़ता कि किसान मजदूर किस तरह से अपने हक अधिकारों के लिए खेत में परेशान। तुम पता क्यों घूमते हो? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई। किसी अमीर के बेटे खड़ा करोगे, घूमने 1 मिनट नहीं खड़ा कर पाएगा, खड़े करके देखो। तुम किसान कमीरों मजदूरों के बेटे हो, तुम गरीब के बेटे हो, तुम मेहनत करते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर को जोर नहीं पड़ेगा, इसलिए खड़े हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें से तुम खेत में काम करते हो, तुम मजदूरी करते हो, तुम फसला उठाते हो, तुम तमाम तरह की मुसीबतें देखते हो, तब तुम्हारे पेट में रोटी आती है, तुम्हारा पेट भूखा है, इसलिए खड़े हो। तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए खड़े हो, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता इसलिए खड़े हो। मैं ये बताने के लिए आपको आया कि ये अमीर आपका कोई भला नहीं कर सकते। इनके घर भरे में है, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अगर गरीबों को अपने बारे में सोचना है तो उनको अपने बीच से लोग खड़ा करना पड़ेगा। जब आपके घर से कोई नहीं खड़ा होगा तो आपके घर में बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए आपको फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इस अधिकारों को जो बाबा साहब अम्बेडकर लाए लुटते में देख रहा हूं, क्योंकि आपने ताकत उनको दी है जो पैसे वाले लोग हैं, जिसको आपने ताकत देकर भेजा। कभी आपके गांव में मदद कराने, आपकी बताना जरा मुझे, आप तमाम लोग बताओ शाहपुरा के, कभी आपके सबकी लड़ाई करने आए, जिसको वोट देके भेजा आया? तो क्या आपका उसका वोट का रिश्ता था? आपको सोचना चाहिए, जिसको आपने ताकत दी उसने बुला के कभी आपकी तरफ नहीं देखा, इसका मतलब वो आपसे कोई मतलब रखता था, उसका मतलब हल हो गया। अब फिर मतलब आगे पूरा आ जाएगा आपके बीच। मुझे तो जो नहीं जानते हैं वो भी जानना कि मैं तो पिछले 10 साल से 11 जनवरी 2013 जिस दिन मैंने अपने पिता को अपने हाथों में खोया, क्योंकि मैं गरीब था, अपने पिता का इलाज नहीं करा था, उसी से तय करके निकला था कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि कोई गरीब अपने पिता को, अपनी बहन को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को इतने ना खोले कि वो इलाज न करा
समझदार हो, ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अच्छे लोगों को चुनेगा। मैंने यहाँ ये जो नौजवान साथी हमारे लड़े हैं, आपने इनको इज्जत दी, आपने इनको लड़ने का हौसला दिया, आपने इनको जिला पंचायत बनाया। मैंने इनसे कहा कि प्रयास करना कि जिस जिला पंचायत से तुम जीत के आए उन सारे गाँव में जो भी तुमसे बनेगा उसको काम कराना, तुम दूसरे लोगों से बेहतर काम करा के दिखाना कि तुम्हें अगर अवसर मिलेगा तो फिर किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गरीब के बेटे हैं, इन्हें आपने आगे बढ़ाया तो आज इनके हाथ में ताकत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे, मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे, मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका देंगे, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि आपको कुचल दिया जाए और आप पे जो अधिकार है। अब एक नई स्कीम आई है, जरा चेक करवाना अपने आसपास, जो जमीनें पूर्व की सरकारों ने हमारे लोगों को दी पट्टे के रूप में, आज की जो सरकार है जो कहती है कि हम सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो इन जमीनों को छीनने का काम कर रही है, कहेंगे ये सरकार की जमीनें थी। जब वो जमीनें हमें दी गई तब वो बंजर थी, हमारे लोगों ने खून पसीना बहाया, जमींदार की लाठी खाई, मुसीबतें झेली, उसकी मट्टी हटाई, उसमें फावला चलाया, आज हमने उसको हल जोड़ जोड़ के अपनी मेहनत से तैयार कर दिया। आज सरकार कह रही जमीन वापस करो, और अगर जमीन ले भी रही तो उसके बदले में जमीन भी दे रही ना मुआवजा दे रही। हमने जगह जगह से डाटा इकट्ठा किया कि ये अन्याय नहीं होने देंगे। आज भी देश में मध्य प्रदेश का कच्चे मकान है लोगों के, अभी नगर पंचायत का चुनाव आ गया आपके यहाँ पे, नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव, अभी मैंने कल हम लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, सरकार ने हमें दिया, हमारा 4 सीट बैठती है लोग उसकी मेयर की, तुम नौजवान सुनो, 4 सीट बैठती है मेयर की, हमारी सरकार ने भी 2, हमारी नगर पालिका की सीट बैठती है 114, आज तक सरकार ने दी 42, हमारी नगर पंचायत की सीट बैठती है 114, इन्होंने दी हमें 72। इन्होंने हमारा अधिकार मुल्क में काम किया, किसी नेता को फर्क नहीं पड़ा, बताओ फर्क पड़ा किसी का एक स्टेटमेंट आया तो बताओ, तुम जो लोग पढ़े लिखे लोगों को बताओ कि तुम्हारी इतनी सीटें छीनी गई, वहां किसी गरीब का बेटा आरक्षित सीट पे दलित वर्ग का बच्चा खड़ा होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ता, किसी को फर्क पड़ा? किसी को नहीं पड़ा। कल हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में और हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, हम अपने उन सीटों को वापस लेके आएंगे और अपने सरकार के नाम में काम कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताने के लिए आके आपकी नौकरी छीन रही है, आपका आरक्षण छीन रहा है, आपकी जमीन छीन रही है, आपकी पढ़ाई छीन रही है, आपका रोजगार छीन रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप कामयाब होंगे। एक और बहुत जरूरी बात जो मेरी अपील की आपको, ये भारत एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन मेरी एक शिकायत इसलिए कि भारत का संविधान ये आजादी देता है कि सब लोग अपने धर्मों को माने, सब लोग अपने धर्मों को त्योहारों का आयोजन करें, आगे बढ़े। भारत का संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान से जीने का अवसर देता है, और मुझे मेरे महापुरुषों ने सिखाया कि अगर किसी भी गरीब के साथ अन्याय हो, किसी के साथ भी हो, तो ये समझाया कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लोगों को आमंत्रित करते हुए 2 शब्द में अपनी और बात कहूंगा कि नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा, नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा, आसमान में भी भीम जैसा सितारा नहीं देखा, नेता तो हुए बहुत, साहब काशीराम जैसा नेता नहीं देखा, और जिन सड़कों पर चल दिए चंद्रशेखर भाई, उन सड़कों का हमने कभी किनारा नहीं देखा। तो बड़े जयकार के नारों के साथ में भाई को बुलाना चाहूंगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए और अपनी बातों रखे। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बातों संघर्ष करो, बातों संघर्ष करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, बड़े दरबार साहब माननीय राष्ट्रपति जी
कम करो इको थोड़े। कौन चला रहा है? बेस बढ़ाओ भैया, इको कम करो, बेस बढ़ाओ। हेलो, आप ठीक है? समझ आएंगे नहीं आगे बताओ। और कम करो इको, अभी भी खड़ी हो रही है आवाज। बेस बढ़ाओ, इको कम करो। जय भीम। चलो ठीक है। हेलो, इससे समझ आ जाएगी? चलो ठीक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शाहपुर का ये ऐतिहासिक गांव, यहाँ उपस्थित इस गांव के ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे छोटे प्यारे भाई, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, और आज के जो आयोजक हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस गांव में आने का अवसर दिया। जैसा अम्बानी जी ने बताया कि गांव और इसका इतिहास ऐतिहासिक, उन्होंने बाबूजी रामदयाल जी के बारे में बताया कि बाबूजी आपसे निर्विरोध एमपी बने। वो ऐतिहासिक बात है, मुझे भी नहीं पता था, यहीं आके पता लगी। तो इस अच्छे अवसर पे जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरा प्रयास है कि मैं आपको बताऊं जो देश में चल रहा है, क्योंकि जब आप उसको जान जाओगे तभी शायद आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष इस देश में जन्मे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कमजोरों, गरीबों, बेसहारों, परेशान, शोषितों, वंचितों के उद्धार में लगाया, मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं तो जब आज देख रहा था कि इधर तो बहुत धूप है, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो टेंट छोटा है, तो यहाँ तो पेन लग गया, लेकिन इधर वाले लोग धूप में। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि वो इस धूप में भी डटे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनका प्यार है कि वो डटे रहे, वरना मैं अपने लोगों को जानता हूँ, बड़े स्वाभिमानी लोग, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते नहीं, अगर चिट्ठी ना है किसी के यहाँ नहीं जाते। लेकिन मैंने भी शाहपुर आज पहली बार देखा। जब मैं आया तो साथियों ने कहा पहले बाबा साहब की मूर्ति वहां लगी, पहले वहां चलो, पहले बाबा साहब को माला चढ़ाओ। तो भाई मैंने माला चढ़ा। फिर मैं इधर आया तो फिर हमारे साथियों ने कहा सतगुरु जी का मंदिर है, पहले माथा टेको। तो मैं वहां माथा टेकने चला गया। फिर उन्होंने कहा चलो मंच पर चलो, तो फिर मैं मंच पर आ गया। तो मैंने तो आपकी सारी बात मानी, जो जो बातें आपने मुझे कही तो मैंने आपकी सारी बात मानी। मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया, लेकिन कल मैं वहां शुक्रताल था सत्संग में, और एक बात मैंने वहां कही, प्रयास करना कि आगे जो मीटिंग हो गुरु घरों में ना। गुरु घरों का एक मान होता है, एक सम्मान होता है, एक मर्यादा होता है। आप किसी के भी गुरु घर में जाना, वो अपने सर पे जब जाता है गुरु घर में अपने सर को ढकता है। ये भी हमारा गुरु घर है, हमारा गौरव है, सम्मान। क्या तो हम यहाँ बैठे तो मर्यादा में बैठे, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे आम लोग हो, कोई भी। और अगर हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे? मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। जब आदमी मर्यादा में रहता है तो उससे
गलतियां कम होती है। और जब वो मर्यादा में रहता है तो वो सच्चाई को नहीं भूलता है। आपने देखा हमारे लोगों में को सुधार करना चाहिए। मैं पहले एक सामाजिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उदय ही सामाजिक आंदोलन के खिलाफ, सामाजिक आंदोलन को चलाते हुए और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हुआ। आप मुझे लड़ने वाले को जानते हैं। जो कौम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलती उसका वजूद मिट जाता। मेरी बात को याद रखना। मैंने इतिहास पढ़ा, इतिहास, मैं इतिहास का स्टूडेंट भी हूं। अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन राज की कल्पना अगर किसी गुरु, संत, महापुरुष, किसी विद्वान ने की है तो वो संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास महाराज ने की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक यूएनओ के चार्टर में लिखा गया कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसने ऐसे राज की कल्पना की हो जहां सबके लिए समानता, भाईचारा, सबके लिए खाने पीने और तमाम तरह के भय से मुक्ति हो। तो वो सद्गुरु रविदास जी महाराज का वो नारा है जो उन्होंने दिया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सर्वनु अन्न और छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे बसे। उसी नारे से प्रभावित होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान से जीने और अंतिम व्यक्ति को भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने, आगे बढ़ने का अवसर दिया। पूरा संविधान हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पे लिखा गया। क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं ना, हमने संविधान पढ़ा कि हमारे अधिकार क्या है, इसलिए हमें जानकारी नहीं, इसलिए दुश्मन हमारे अधिकार छीन रहा। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूं। मुझे लगता है कि अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए हो। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में। जानकारी है आप लोग? यस सर। 14 अगस्त 1947 को हम लोग देश के गुलाम थे, ठीक है, अंग्रेजों के। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। हम गुलामी से आजाद तो हुए लेकिन अधिकार नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं था उनको पैसा नहीं मिला, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन नहीं मिली, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार नहीं मिला, जिनके पास बिजनेस नहीं था उनको बिजनेस नहीं मिला। अमीर अमीर रहा, गरीब गरीब रहा। अंग्रेजों ने एक शर्त रखी जाते वक्त कि देश के जाति के आधार पर बड़ी गैर बराबरी, छुआछूत है, अन्याय अत्याचार होते हैं, कुरीतियां, इनको कैसे समाप्त करोगे, अपने व्यक्ति को कैसे लाओगे उसका धारणा। तो उन्होंने शर्त रखी कि भाई देश को चलाने के लिए आप संविधान बनाओ। हम तब तक इस देश को सही रूप से आजाद नहीं मानेंगे जब तक इस देश में संविधान लागू नहीं। सारे विद्वान पूरी दुनिया में घूमते रहे, जाति के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों के कहने पे ये बात मानी गई कि भारत में अगर सबसे ज्यादा विद्वान कोई व्यक्ति है जो भारत का संविधान लिख सकता है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस आधार पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने अनुभव के आधार पे संविधान को लिखने का मौका मिला। और फिर 2 साल, लगभग 3 साल में आजाद भारत का संविधान लिखा गया। वो संविधान जो हिंदू को अपने धार्मिक आयोजन करने, अपने रीति रिवाजों से जीने की, मुसलमान को अपने धार्मिक आयोजन करने, अपने रीति रिवाज से जीने की, जैन को, सिख को, बौद्ध को, क्रिश्चियन को, तमाम लोगों को अपने धर्म के आधार पे, अपने रीतियों के आधार पे आगे बढ़ने की, सम्मान से जीने का अवसर देता। अब जैसा मैंने आपको बताया कि गरीब को गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, अब अवसर था कि गरीब लोगों को ताकतवर कैसे बनाया जाए, उनको अवसर कैसे दिए जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। फिर संविधान में प्रावधान थे, उन संविधान के प्रावधान के जरिए आगे बढ़ने के अवसर शुरू हुए। आरक्षण
मैं अगर साधारण भाषा में समझाऊं कि एक आदमी में 100 रुपए थे और बच्चे उसके घर में परिवार के लोग 10 तो 10 रुपए हिस्से में आ सकते थे। इसलिए सब लोगों को वो सुविधाएं और अवसर नहीं मिले जिनसे सब लोग सम्मान से जी सके और अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सके। इसके लिए शर्त यह रखी गई कि हम संविधान में जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए जिससे कि अंतिम व्यक्ति को अवसर मिलेंगे उनको हम लागू कराएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर को ये भरोसा था कि मैंने जो वोट की ताकत अपने 4 बच्चों की कुर्बानी करके इनको दिलाई है, ये अपनी वोट की वैल्यू समझ के अपनी वोट को संगठित करके एक दिन देश की राज्य व्यवस्था में काबिल हो जाएंगे। और उस राज्य व्यवस्था के जरिए, क्योंकि कानून को लागू कराने की ताकत उनके हाथ में है जिनकी सत्ता है, नया कानून बनाने की ताकत उनके हाथ में है जिनकी सत्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर को यह भरोसा था कि हमारे लोग संविधान के जरिए जो संवैधानिक अधिकार वोट मिली है, इस वोट के जरिए अपनी वोट को संगठित करके, एकजुट करके देश में राज करेंगे और अपने लोगों के लिए नए कानून बनाएंगे, अधिकार प्राप्त करेंगे। बुरा ये हुआ कि 20 साल तक हम इस बारे में सोच नहीं पाए, क्योंकि हम तो रोजी रोटी के बारे में सोच रहे थे कि हमारा पेट कैसे होगा। 20 साल के लगभग बाद में एक महापुरुष जन्मे, महापुरुष आंदोलन में है जिनका नाम है मानव काशीनाथ साहब। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और गांव-गांव जाके साइकिल, पैदल, ट्रेन से, बस से समाज को समझाना शुरू किया और फिर एक क्रांति शुरू हुई। वो क्रांति जिसने गरीबों को भी एहसास कराया कि गरीबों का भी राज आ सकता है, गरीबी स्वाभिमान सम्मान के साथ जी सकता है, उसको भी अधिकार मिल सकता है। लेकिन 2006 में उनके जाने के बाद आज 2023 चल रहा, 17 साल हो गए, तुम्हारी बड़ी बड़ी ताकत जीरो हो गई, तुम्हारी सारी उम्मीदें पानी फिर गया। अब पिछले 2015 लगातार 7-8 साल से आपके बीच के, आपके घर के, परिवार के, आपके अपना बेटा, भाई, भतीजा, ये भीम आर्मी के नौजवान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं गर्व करता हूं कि देश में आज अगर कहीं भी अन्याय होता है तो सबसे पहले आदमी भीम आर्मी के लोग को याद करता है कि भीम आर्मी के लोग आए और उसकी मदद करा। क्योंकि कानून तो है, लेकिन कानून सत्ता में बैठे के लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अन्याय होने की भी कार्रवाई नहीं होती। जिससे कई उदाहरण मैंने आपको बताया लगातार कि जब हाथरस में इतना बड़ा अन्याय हुआ तो सरकार ने तो मना कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। एडी लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बयान दे दिया कि कोई इस तरह का अपराध नहीं हुआ। बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, सीबीआई ने पहले मुकदमा लिखा उन धाराओं में। पहले दिन से सरकार लगी हुई थी कि किस तरह से न्याय ना हो। अंत तक सरकार ने अपराधियों को बचाने का काम किया, क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तो आपका कोई भी अधिकार इस देश में सुरक्षित नहीं। जो अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दिलाते लेके गए थे, वो अधिकार आज लगभग छिप चुके हैं। पहले बजट बनता था, बजट समझते क्या होता है? गांव के लोगों समझो, तुम देश को राजस्व देते हो, तुम टैक्स देते हो, आर्थिक व्यक्ति टैक्स देता है। बजट होता है लेना और देना। जो टैक्स हम लोग देते हैं वो सरकार के खाते में जाता है, जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो सरकार के खाते में जाती है। वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम लोग बजट बोलते हैं। फिर उसको लागू करना, उसको देना, जनता से लेकर जनता को पैसा अनेक मदों के जरिए पहचाने का काम है बजट। इसकी जिम्मेदारी किस पे है? सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जैसे विधानसभाओं में विधायक होते हैं, गांव में प्रधान होते हैं, ब्लॉकों में प्रमुख होते हैं, लोकसभा में सांसद होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उनका काम है कि जो पैसा जनता ने दिया उस पैसे को जनता के हितों में
लाभ उसको उस पैसे को खर्च करने का काम करे, उसकी योजना बनाए। लेकिन आज सरकारें क्या कर रही है, जो पैसा हम सरकार को देते हैं उसके जरिए अपने घर बढ़ने का काम कर रही है, या अपने चंद पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, नौजवान यहाँ खड़े, बताओ कि आपको सरकार रोजगार दिया? सरकार नहीं दिया। कितने लोग बेरोजगार है? हाल खाना नौजवान 90% नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा है और सरकार कह रही है पढ़ो। अब हमने पढ़ाई कर ली है, हम कहाँ जाए? माँ ने अपने जेवर बेच दिए, पिता ने जमीन गिरवी रख दी, कर्ज ले लिया, पढ़ाया, अभी बच्चा घर घूम रहा है। और माँ क्या करे, पिता क्या करे, बहनें क्या करे? क्योंकि सरकार को तो दिखाई नहीं दे रहा कि तो रोजगार देना। सरकार ये चाहती है कि गरीब और गरीब हो जाए और रोजी रोटी खा के सिर्फ हमारे लेबर उनके मजदूर बन के काम करें। ये लड़ाई मजदूरों से मालिक बनने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में क्योंकि मैंने लड़ाई समझी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं इस लड़ाई को कामयाब होते देखना चाहता हूँ कि जिनके हाथ आज खाली है, कल उनके हाथों में इतनी ताकत हो कि वो हर गरीब का हाथ पकड़ सके, उसके आंसू छू सके। एक तरफ पैसे वालों की सियासत चल रही है, वो पैसे के आधार पर आते हैं, गरीबों में पैसा बांटते हैं, सरकारें राशन बांटती है और उनकी करोड़ों रुपए से भी महंगी वोट को छीनने का काम, लूटने का काम करती है। और फिर चुनाव के बाद क्या आप गांव में राशन मिल रहा है? आप लोगों को बंद हो गया। मिल रहा है? बंद हो गया? बंद हो गया? अभी चुनाव आने वाला, फिर आ जाएगा राशन, क्योंकि आपकी वोट उन्हें छीननी है। आप ये सोचो, जिस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, मेरे जैसे बच्चे, आपके घरों में जो बच्चे, उसको आप अनाज पे बेचने का काम करोगे? ये तो महापुरुषों के साथ कितनी बड़ी गद्दारी होगी अगर हम चंद पैसे शराब या राशन के चक्कर में अपनी कीमती वोट को देंगे और फिर हम लोग ये सोचे कि हमारा भला कर देंगे। आप बताओ, 70 साल से ज्यादा हो गया आजाद हुए, आपकी गरीबी किसने खत्म की? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो आपके बच्चे रोटी खा लेंगे? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे आपके बच्चों का इलाज हो जाएगा? आपके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसे मिल जाएंगे? तो फिर सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? आपको ये भी जानकारी नहीं है। आप जो माचिस खरीदते हो उस पर भी टैक्स जाता है, आप जो कपड़ा खरीदते हो उस पर भी टैक्स जाता है, मैंने जो चप्पल खरीदी है इस पर भी टैक्स जाता है, मैंने जो शर्ट खरीदी इस पर भी टैक्स जाता है, आपने मोबाइल फोन खरीदा उस पर भी टैक्स जाता है, आपके बिजनेस का तमाम जो है हर सामान पर टैक्स जाता है। सरकार हमसे देती तो सब कुछ है, मगर देती तो कुछ नहीं। और हमारे पैसे को देखो, बजट की बात समझो, इस बात को, हमसे लिए गए पैसे को हम पे लगा के एहसान दिखाते हैं, हम तुम्हें राशन दे रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ने के अवसर दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए सड़क बना रहे हैं, हम तुम्हें बिजली पानी दे रहे हैं। पैसा तुम्हारा है और वो तुम्हारे पैसे को, जैसे तुमने किसी को पैसा दे दिया कि भाई तुम मेरे पैसे से मेरा काम कर दो, तो मालिक कौन हुआ? तुम या वो काम करने वाला? कौन हुआ मालिक? बताओ। जब मालिक तुम हो तो मालिक वो खुद को तुम समझ रहे हैं। आपका पैसा टैक्स के जरिए लेके आपको कीड़े मकोड़े समझने वाली सरकारों को सबक सिखाने का समय आ गया। उन सरकारों को, उन नेताओं को, उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया जो आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिनको नहीं फर्क पड़ता कि किसान मजदूर किस तरह से अपने हक अधिकारों के लिए खेत में परेशान। तुम पता क्यों घूमते हो? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई। किसी अमीर के बेटे खड़ा करोगे, घूमने 1 मिनट नहीं खड़ा कर पाएगा, खड़े करके देखो। तुम किसान कमीरों मजदूरों के बेटे हो, तुम गरीब के बेटों की मेहनत करते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर को जोड़ नहीं पड़ेगा, इसलिए खड़े हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें से तुम खेत में काम करते हो, तुम मजदूरी करते हो, तुम फसला उठाते हो, तुम तमाम तरह की मुसीबतें देखते हो, तब तुम्हारे पेट में रोटी आती है, तुम्हारा पेट भूखा है, इसलिए खड़े हो। तुम उससे प्यार करते हो इसलिए खड़े हो, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता इसलिए खड़े हो। मैं ये बताने के लिए आपको आया
कि ये अमीर आपका कोई भला नहीं कर सकते। इनके घर भरे में है, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अगर गरीबों को अपने बारे में सोचना है तो उनको अपने बीच के लोग खड़ा करना पड़ेगा। जब आपके घर से कोई नहीं खड़ा होगा तो आपके घर में बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए आपको फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इस अधिकारों को जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा यूके में देख रहा हूँ, क्योंकि आपने ताकत उनको दी है जो पैसे वाले लोग हैं, जिसको आपने ताकत देकर भेजा। कभी आपके गांव में मदद कराने आपकी बताना जरा मुझे, आप तमाम लोग बताओ शाहपुरा के, कभी आपके सबकी लड़ाई लड़ने आए जिसको वोट देके भेजा आया? तो क्या आपका उसका वोट का रिश्ता था? आपको सोचना चाहिए, जिसको आपने ताकत दी उसने बुला के कभी आपकी तरफ नहीं देखा। इसका मतलब वो आपसे कोई मतलब रखता था, उसका मतलब हल हो गया। अब फिर मतलब आगे पूरा जाएगा आपके बीच। मुझे तो जो नहीं जानते हैं वो भी जानना है कि मैं तो पिछले 10 साल से 11 जनवरी 2013 जिस दिन मैंने अपने पिता को अपने हाथों में खोया, क्योंकि मैं गरीब था, अपने पिता का इलाज नहीं करा था, उसी से तय करके निकला था कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि कोई गरीब अपने पिता को, अपनी बहन को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को इतने ना खोले कि वो इलाज न करा पाए। 2013 से लेकर 2023 साढ़े 10 साल हो गए पूरे, सड़कों की खाक छानते हुए इस उम्मीद से कि आज तो कल मेरा समाज जो है बहुजन समाज समझदार है, ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अच्छे लोगों को चुनेगा। मैंने यहाँ ये जो नौजवान साथी हमारे बैठे हैं, आपने इनको इज्जत दी, आपने इनको लड़ने का हौसला दिया, आपने इनको जिला पंचायत बनाया। मैंने इनसे कहा कि प्रयास करना कि जिस जिला पंचायत से तुम जीत के आए उन सारे गांव में जो भी तुमसे बड़े को काम कराना, तुम दूसरे लोगों से बेहतर काम करा के दिखाना कि तुम्हें अगर अवसर मिलेगा तो फिर किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गरीब के बेटे हैं, इन्हें आपने आगे बढ़ाया तो आज इनके हाथ में ताकत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे, मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे, मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका देंगे, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि आपको कुचल दिया जाए और आप पे जो अधिकार है। अब एक नई स्कीम आई है, जरा चेक करवाना अपने आसपास, जो जमीनें पूर्व की सरकारों ने हमारे लोगों को दी पट्टे के रूप में, आज की जो सरकार है जो कहती है कि हम सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो इन जमीनों को छीनने का काम कर रही है, कहेंगे ये सरकार की जमीन है। जब वो जमीनें हमें दी गई तब वो बंजर थी, हमारे लोगों ने खून पसीना बहाया, जमींदार की लाठी खाई, मुसीबतें झेली, उसकी मट्टी हटाई, इसमें फावला चलाया। आज हमने उसको हल जोड़ जोड़ के अपनी मेहनत से तैयार कर दिया। आज सरकार कह रही जमीन वापस करो, और अगर जमीन ले भी रही तो उसके बदले में जमीन भी दे रही ना मुआवजा दे रही। हमने जगह जगह से डाटा इकट्ठा किया कि ये अन्याय नहीं होने देंगे। आज भी देश में मध्य प्रदेश में कच्चे मकान है लोगों के। अभी नगर पंचायत का चुनाव आ गया आपके यहाँ पे, नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव, अभी मैंने कल हम लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। सरकार ने हमें दिया, हमारा 4 सीट बैठती है लोग उसकी मेयर की, तुम नौजवान सुनो, 4 सीट बैठती है मेयर की, हमारी सरकार ने दी 2, हमारी नगर पालिका की सीट बैठती है 114, आज तक सरकार ने दी 42, हमारी नगर पंचायत की सीट बैठती है 114, इन्होंने दी हमें 72। इन्होंने हमारा अधिकार लूट में काम किया, किसी नेता को फर्क नहीं पड़ा। बताओ फर्क पड़ा किसी का? एक स्टेटमेंट आया तो बताओ, तुम जो लोग पढ़े लिखे लोगों को बताओ कि तुम्हारी इतनी सीटें छीन ली गई, वहां किसी गरीब का बेटा आरक्षित सीट पे दलित वर्ग का बच्चा खड़ा होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ता, किसी को फर्क पड़ा? किसी को नहीं पड़ा। कल हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में और हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, हम अपने उन सीटों को वापस लेके आएंगे और अपने सरकार के नाम में काम कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताने के लिए आके आपकी नौकरी छीन रही है, आपका आरक्षण छीन रहा है, आपकी जमीन छीन रही है, आपकी पढ़ाई छीन रही है, आपका रोजगार छीन रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप कामयाब होंगे। एक और बहुत जरूरी बात जो मेरी अपील की आपको, ये भारत एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन मेरी एक शिकायत इसलिए कि भारत का संविधान ये आजादी देता है कि सब लोग अपने धर्मों को माने, सब लोग अपने धर्मों को
और मुझे मेरे